देखो, इसको हम फल शर्करा भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकांश कहाँ पर मिलता है, फलों में ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना बेटा, यहाँ देखो जैसे डाइसैकेराइड्स हमारे पास, डाइसैकेराइड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, सुक्रोज के जल अपघटन पर क्या होता है, ग्लूकोज के साथ साथ प्राप्त होता है। यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डाइसैकेराइड में क्या लेना पड़ेगा, सुक्रोज लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11, और इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं H2O के साथ, यहाँ अम्लीय माध्यम में, तो इसमें क्या बनता है, एक बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है C6H12O6। लेकिन ये क्या है, ये है बेटा सुक्रोज, इसको क्या बोलेंगे, सुक्रोज, ये सुक्रोज हमारे पास, ठीक है ना, सुक्रोज या सुक्रोज जो आप लोग लिखना चाहो, है ना, ये सुक्रोज हो गया। तो सुक्रोज से क्या हो गया, हमारे पास क्या बना, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज बना। लेकिन इसकी जगह दूसरा यदि आपने ले लिया कौन सा वाला, माल्टोज, तब तो दोनों ग्लूकोज बनेंगे। और जब आपने क्या लिया, तीसरा वाला क्या था, बताओ बेटा, लैक्टोज। हाँ लैक्टोज, तब क्या बनेगा, ग्लूकोज एक सर दो। ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। एक गैलेक्टोज। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें फ्रक्टोज कैसे प्राप्त होगा, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे, सुक्रोज से हमें एक ग्लूकोज प्राप्त होगा और दूसरा फ्रक्टोज पता होगा। ठीक है ना, और ये अधिकांश कहाँ, फलों में पाया जाता है। ये बनाने की विधि भी है इसकी, है ना। देखो फ्रक्टोज क्या होता है बेटा, यदि हम इसके मोनोसैकेराइड्स देखेंगे, ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड हम किसे कहेंगे, जिनका जल अपघटन नहीं होता है ना, वो अपने से छोटे उसमें उनको जल अघटित नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं उनको, मोनोसैकेराइड। ठीक है ना, और ये फलों और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है ना, ये तो हमने कल भी बता दिया था आप लोगों को कि ये फलों में और सब्जियों में होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि फ्रक्टोज। फॉर्मूला भी हम कल क्लियर कर चुके थे कि किस प्रकार से होगा। ये फ्रक्टोज की संरचना थी, फ्रक्टोज का अणुसूत्र ये होगा, जो ग्लूकोज का होता है सेम अणुसूत्र वही है। ठीक है ना, और फ्रक्टोज में क्या होता है, कार्बन 2 पर कीटोनिक समूह होता है। देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो दूसरे कार्बन पर क्या है, कीटोनिक समूह है। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कीटोनिक समूह है। ठीक है, दूसरा इसमें 6 कार्बन है और इसमें डी श्रेणी से संबंधित है। कैसे है, डी श्रेणी से। और देखो ये वामावर्त, कैसे, वाम घूर्णन, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी कि हम इसको वामावर्त क्या करेगा, घूमेगा, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, इसकी श्रृंखला क्या है, विविध श्रृंखला दी गई है। तो इस टाइप से देख लो, ये माइनस है, यहाँ से बाएं तरफ हम इसको घुमा सकते हैं, यहाँ से इस टाइप से, ये इसको ले लो चाहे इसको ले लो, है ना, ये वामावर्त घूमेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास माइनस वाला फ्रक्टोज। देखो बेटा यहाँ पर अब अन्य प्रकार के भी है, ठीक है ना, जैसे ये देखो फ्रक्टोफ्यूरिनोज, ये फ्रक्टोफ्यूरिनोज है ना, ये है, ये क्या है, इसका साइक्लिक रूप है। देखो यह भी दो चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है। देखो कैसे, चक्रीय फॉर्म में, यानी कि जो हमारे पास दूसरे नंबर वाला कार्बन था, देखो ऊपर वाला था CH2H, ये तो CH2H ऊपर वाला है, सबसे टॉप वाला। जो CO वाला था यहाँ पर, CO, इस कार्बन से जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, इस ऑक्सीजन को उसने क्या किया, पांचवें कार्बन से जोड़ दिया। जैसे हमारे पास ये देखो ना, कैसे हमने लिया था ऊपर CH2H, ये तो हमने मालूम है, यहाँ था C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या था, उसके बाद C इधर की तरफ था, OH इधर की तरफ था, H, यहाँ पर देखेंगे C इधर OH इधर H। ये साइक्लिक संरचना इससे बनाई इन्होंने, OH एंड H। यहाँ से क्या था, CH2H। देखो इसका पांचवा कार्बन कौन सा है, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, है ना, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन से क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन होगा, देखो बेटा ये हाइड्रोजन, ये वाला, ये हाइड्रोजन जा करके इसको OH बना देगा। क्या बना देगा, OH। इस वाले कार्बन पर क्या होगा, एक OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। इस बार अब ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये ऑक्सीजन खत्म हो गया यहाँ से, इसने इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना दे, OH। और ये बॉन्ड कैसे जुड़ा यहाँ से, इस प्रकार से, देखो ऐसे, एक ऑक्सीजन तो है ना यहाँ, तो ये देखो ये ऑक्सीजन है,
ये देखो एक दूसरे वाले कार्बन पर एक OH आ गया, ये OH, ये वाला OH देखो यहाँ, है ना, ये वाला OH आ गया। और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है चक्रीय रूप में, ये दूसरा ऑक्सीजन, देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये जुड़ गया यहाँ, है ना, यहाँ पर जोड़ दो चाहे यहीं जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसने क्या बना दिया, एक साइकिल कंपाउंड बना दिया, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, क्लोज। तो इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड बना देते। तो ये अलग अलग दो प्रकार से बनाए हुए हैं। देखो यदि वो इस तरफ लिखता है, देखो अब इसके भी दो पार्ट बना दिए उन्होंने, कैसे, यदि हम इसको देखें तो दो पार्ट में किस प्रकार से आ जाएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, ये कार्बन था, ये दूसरे नंबर का कार्बन है ना, यदि CH2OH इधर लिख लें, CH2OH जो पहले वाला था, है ना, और OH लिख लिया हमने इस तरफ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, देखो यहाँ C है और इधर H लिखा और इस तरफ OH लिख लिया, ठीक है ना। फिर चौथे कार्बन है C, इधर OH और इधर H, और जो पांचवा कार्बन है इससे जुड़ा हुआ कौन सा था, यहाँ पर H हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हमको, ये ऑक्सीजन जो जिसको हम बात कर रहे थे वो ऑक्सीजन बीच में ले लिया और इस प्रकार से यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना बेटा। और लास्ट वाले में CH2OH, लास्ट वाले में क्या है CH2OH, ये बना हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसको बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस, ठीक है ना। इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, कोई ग्रुप होगा, ग्रुप के बाद जो पोजीशन आती है वो अल्फा पोजीशन आती है। तो मान लीजिए एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पहली पोजीशन क्या होगी, ये अल्फा पोजीशन होगी। और अल्फा में क्या हुआ, डी माइनस, देखो डी तो इसका विन्यास हो गया और ये माइनस का फॉर्म क्या हो गया, जो हमें वामावर्त दिखाएगा बाई तरफ, देखो ये बाई तरफ है, ठीक है ना। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या किया कि सेम वही ग्रुप, देखो ये, अब इस बार क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड होगा या CH2H होगा वो इस तरफ लिख लिया, बस कुछ थोड़ी किया, CH2H यहाँ लिख लिया और यहाँ इधर की तरफ क्या लिख लिया OH, और बाकी क्या आया सेम वैसे ही, ये OH यहाँ पर था, ये H था, है ना। तीसरे वाले में देखेंगे तो ये OH है, केवल इसमें H और OH का कमाल है इधर उधर का, बाकी संरचना वही है सेम, है ना। यहाँ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ नीचे वाला CH2H। अब यहां से देखो बेटे, ये ऑक्सीजन इससे लगा हुआ है, ऑक्सीजन क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ है, देखो ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन क्या है इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अंतर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये देखो जो बीटा इसको कहता है, देखो अल्फा और बीटा इसी पोजीशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बाकी कहीं कोई परिवर्तन आ रहा है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, सेम के सेम है दोनों, है ना। केवल यहां देखोगे इस समय CH2OH इधर की तरफ आ गया बस, ठीक है ना। इसको ये कहता है कि बीटा, ये बीटा आएगा और डी इसका विन्यास हो गया और माइनस होगा, अभी के बाद माइनस क्या होगा, फ्रक्टोफ्यूरिनोज होगा, माइनस यानी कि ये दूसरी तरफ आ गया, बस इतना अंतर है, एक अल्फा पोजीशन इस तरफ आ गया और इस समय बीटा वाले में इस तरफ आ गया, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं बेटे इन दोनों, है ना। CH2H दाहिनी तरफ लगा दिया और CH2H बाईं तरफ लगा दिया, भाई यही अंतर है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से इनके नाम लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये विन्यास है, इतना टफ विन्यास नहीं आएगा, लेकिन जब हम इनको पढ़ लेंगे तो छोटे छोटे विन्यास हमारे पास आसानी से समझ आएंगे, है ना। देखो बेटे इसमें देखो C5 पर उपस्थित OH समूह, देखो कीटोज योजक से प्राप्त होता है, कीटोन से उसने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके OH यहाँ लगा दिया और ये क्या हुआ इस प्रकार से, यानी कि जो कीटोन ग्रुप था वो कन्वर्ट हुआ OH में, है ना। OH में भी क्या हुआ कि यहाँ पर OH में कन्वर्ट हुआ और उसने क्या कर दिया, एक बॉन्ड बना दिया, वलय बन गया, जिसको हम रिंग कह सकते हैं, अब रिंग के फॉर्म में, ठीक है ना। फ्यूरोन की समानता के कारण जो है इसे फ्यूरिनोज कहा जाता है, फ्यूरोन फ्यूरोन होता है बेटा इसमें, फ्यूरोन यदि आप लोग देखोगे तो ऐसा होता है फ्यूरोन, ऐसे इसको फ्यूरोन बोलते हैं, है ना। तो इससे समानता रखता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरिनोज कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा कोई कारण नहीं है इसका कि क्यों विशेष नाम होगा, फ्यूरोन के साथ समानता रखता है इसलिए फ्यूरिनोज कहा जाता है ना। फ्यूरोन क्या होता है, एक 5 सदस्यीय
वलय होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, देखो ये 4-5 कार्बन सदस्य होता है ऐसा। मैंने कहा ना फ्यूरोन इस टाइप से, एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है ना। 4 कार्बन और 5वां जो क्या होगा ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। 4 तो कार्बन है इसमें, इसलिए फ्यूरोन इस टाइप से होता है इसकी संरचना, इसलिए इसको फ्यूरोनोस कहा जाता है। इसके समान है इसकी संरचना, इसलिए इसको फ्यूरोनोस कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है, ये फ्रक्टोज से संबंधित। अब देखो इसका फ्रक्टोज का यदि रिंग के स्ट्रक्चर फॉर्म में देखेंगे, जैसे देखो ये फ्यूरोनोस वही बन गया ना। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन हमने क्या किया, एक इस टाइप से बना दिया, इस टाइप से, ये देखिए, है ना। और यहाँ क्या कर दिया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ये ऑक्सीजन है। और बाकी क्या होगा इस वाले कार्बन पर, CH2H ऊपर, और नीचे की तरफ क्या होगा H। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले कार्बन में H ऊपर होगा, वो H नीचे। ये फ्यूरोनोस के फॉर्म में है, जैसे फ्यूरोन के फॉर्म में है ना, यहाँ OH ऊपर की तरफ होगा और H नीचे की तरफ। बस ये थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें, बस यहाँ OH और यहाँ CH2H, बस इस टाइप। इसी में थोड़ा सा परिवर्तन है कि जहां ये OH ऊपर और नीचे, ये देखो ये ऊपर की तरफ लिख लिया और ये नीचे की तरफ लिख लिया, बस यही इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। और इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर इनको दो रूपों में, इनको बोलते हैं एनोमर्स। जैसे हमारे पास क्या होता है आइसोमर्स होते हैं, वैसे ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। फ्रक्टोज दो एनोमर्स की चक्रीय संरचना है इस प्रकार से, ये एनोमर्स इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक होगा बेटा। चलो अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। देखो अब डाइसैकेराइड्स आप लोग जानते हैं, जिनका जल, डाइसैकेराइड किसे कहते हैं बेटा, डाइसैकेराइड किसे कहा जाता है। सर जिनका जल अपघटन किनारे प्रेशर ये मोनोसैकेराइड्स में टूटते हैं। बिल्कुल, डाइसैकेराइड्स ये होते हैं बेटा कि वे सैकेराइड्स जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के दो अणु हमें प्राप्त होते हैं। समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, है ना। उनको हम क्या कहते हैं डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड सिंपल आ गया कि जिनका हम जल अपघटन करेंगे और हमें क्या होंगे, दो क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स। ये डाइसैकेराइड किसके अंतर्गत आता है बेटा, ये ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है ना। हमने दूसरे टाइप का बताया था ओलिगोसैकेराइड, क्या बताया था, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड्स में यदि हम ओलिगोसैकेराइड को देखेंगे तो ये कई प्रकार के होते हैं। ये डाइसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा हो सकते हैं, ये 10 तक होते हैं ना, टेट्रा, पेंटा हो सकते हैं, हेक्सा हो सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 10 कार्बन तक इस हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको। उसके बाद क्या आता है पॉलीसैकेराइड्स, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनमें फिर अलग अलग पार्ट हो गए ओलिगोसैकेराइड्स के, है ना। तो डाइसैकेराइड्स को हम क्या कहेंगे कि जिनका हम क्या करेंगे, यदि डाइसैकेराइड का जब हम जल अपघटन करते हैं किसकी उपस्थिति में होता है, तनु अम्ल, यानी कि हमारे पास क्या होगा, तनु अम्ल होगा। जैसे माना हमने लिया, हमने कहा C12H22O11 लिया, मान लीजिए इस टाइप से लिया, और इसका हमने जल अपघटन करवाया, देखो ये जल अपघटन करवाया। लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, है ना, H2SO4 ले सकते हैं, पर लेंगे डाइल्यूटेड, है ना। यानी कि हम H प्लस लिखा सकते हैं यहाँ पर, डाइल्यूटेड H प्लस। और ये क्या बना देगा, हमारे पास एक ग्लूकोज बनाएगा। देखो ग्लूकोज दो मोनोसैकेराइड के बने कि नहीं बने, दो मोनोसैकेराइड्स के बने, एक ग्लूकोज बना एक फ्रक्टोज बना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसे कहेंगे डाइसैकेराइड्स। ये देखो ना, डाइसैकेराइड अणु क्या होगा, तनु अम्ल, क्या होगा, तनु अम्ल अथवा एंजाइम, एंजाइम भी हो सकता है, की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान, ये तो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। देखो ये असमान, इस समय तो एक ग्लूकोज बना एक फ्रक्टोज बना, लेकिन जब हम माल्टोज लेते हैं तो दोनों ग्लूकोज बनते हैं, तो समान बन सकता है ना। असमान मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन लिखने आपको कि जब हम क्या करते हैं कि इन सैकेराइड्स का, डाइसैकेराइड का जल अपघटन करवाते हैं तो वो मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। जब दो अणु देंगे तो डाइसैकेराइड्स, तीन अणु देंगे तो क्या होगा, तीन अणु देंगे तो क्या होगा, ट्राइसैकेराइड्स। बिल्कुल ट्राइसैकेराइड। चार अणु देंगे तो क्या होगा,
टेट्रासैकराइड्स। बिल्कुल टेट्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना, उनकी संख्या के आधार पर हम इनको समझ सकते हैं कि ये डाइसैकराइड है, ट्राइसैकराइड है, टेट्रासैकराइड्स है ना। तो उसके आधार पर हम इनको अलग अलग वो मान सकते हैं कि कौन सा है, मोनो है, डाई है, ट्राई है ना। तो ये डाइसैकराइड्स हमारे पास हो जाएंगे। इसके उदाहरण भी इन्होंने दे रखे हैं, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, है ना, सुक्रोज भी दे रखा है, सुक्रोज तो हमारे पास पहले ही। नेक्स्ट आगे देखेंगे बेटा, देखो ये हमारे पास डाइसैकराइड्स है ना। ये देखो ग्लूकोज, ये इस प्रकार माना, सुक्रोज का फॉर्मूला यदि हम देखेंगे तो सुक्रोज का फॉर्मूला ये बेटा, ये रिंग स्ट्रक्चर में है। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है ना। तो यदि हम यहाँ देखेंगे तो इतने फॉर्मूले याद रखना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। यह देखो इस टाइप से है, जैसे बेंजीन रिंग बना रहता है ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ CH2OH होगा और नीचे की तरफ H होगा। यहाँ देखेंगे तो इस वाले में क्या होगा, H एंड OH। यहाँ वाले में देखेंगे तो OH अंदर की तरफ चले गया और H बाहर की तरफ। यहाँ देखेंगे फिर H बाहर, OH इस टाइप से, है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस पर क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ हाइड्रोजन गया और जो दूसरा वाला ये था वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट ग्रुप से जुड़ेगा। देखो यहाँ पर इस टाइप से, है ना। और मान लीजिए हमने यहाँ पर भी क्या होगा, फ्यूरेनोज की जैसे संरचना बनाएंगे ऐसे, जैसे पेंटोज शर्करा नहीं बनती ऐसे, और इन दोनों को यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसने कनेक्ट कर दिया और ये दोनों क्या होंगे, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और जुड़ने के बाद ये देखो ये दोनों मॉलिक्यूल इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक में ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है। यहाँ CH2OH हो जाएगा, है ना। यहाँ पर H, ये तो ऑक्सीजन इसी से जुड़ा हुआ है, ये तो जुड़ा हुआ है इससे, है ना। इस वाले पोजीशन पर देखेंगे तो H ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ। यहाँ क्या होगा, OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ। और यहाँ क्या होगा, H एंड CH2OH। इसमें दो CH2OH है, एक दो, इसमें एक CH2OH है। ये क्या होगा, ये ग्लूकोज के फॉर्म में है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो दोनों ही इसमें है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो डाइसैकराइड से जल अपघटन करने पर क्या होगा, सम मोलर, ये देखो इस प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, समान मोलर वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, दो रूपों में टूट जाएगा। तो देखो बेटा ये सुक्रोज का फॉर्मूला हुआ, जिसको हम क्या लिख रहे थे, C12H22O11, है ना। ये सुक्रोज का फॉर्मूला हुआ, स्ट्रक्चर यदि हमारे पास आता है तो, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको डाइसैकराइड्स मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डाइसैकराइड्स। चलो इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे हम आप लोगों को। इसका जल अपघटन यदि यहाँ पर देखेंगे, माल्टोज का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। माल्टोज का फॉर्मूला में देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ देखो, इसमें दोनों तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम पूछे ना कि मान लीजिए आपके पास अब सुक्रोज सुक्रोज और माल्टोज में क्या अंतर है। अब आप बता सकते हो सुक्रोज और माल्टोज में क्या होगा, सुक्रोज में क्या होता है बेटा, इसके, सर हाँ सुक्रोज जब टूटता है तो सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, जबकि माल्टोज जब टूटता है तो दोनों ग्लूकोज बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों ग्लूकोज बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज ही बनता है। और इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज एंड क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब ये हुआ, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी। किसमें, सुक्रोज में। इसमें क्या है, यदि हम देखेंगे तो इसमें दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप नहीं है। माल्टोज में क्या नहीं है, कीटोन ग्रुप नहीं, इसमें तो दोनों ग्रुप है। और इसमें केवल क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो ग्लूकोज में तो दोनों ग्रुप हैं, कैसे एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। और इसमें क्या है, केवल एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद रहता है। समझ में आया कि कैसे हम ग्लूकोज और माल्टोज में अंतर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। दोनों का फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है ना। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ ये ध्यान रखना है ना। तो इस टाइप से देखो, लैक्टोज में क्या है,
देखो लैक्टोज में क्या होगा, इसमें एक तो गैलेक्टोज बनेगा और एक बनेगा ग्लूकोज, ठीक है ना। तो गैलेक्टोज में किस प्रकार से है देखो, ठीक है ना। गैलेक्टोज ये गैलेक्टोज क्या बोलता हूँ, जो बच्चों को पिलाया जाता है जो पाउडर, क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोजन। लैक्टोजन, है ना। तो ये इसी से बना हुआ बेटा, जो गैलेक्टोज होता है इसी से बनता है ना। तो ये एक प्रकार का दूध जो निर्मित होता है वो इसी प्रकार के चीजों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ देखो इसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये तो निश्चित है ना। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये CH2H, इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है। गैलेक्टोज में भी कीटोन होगा, ठीक है ना। गैलेक्टोज में भी क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। नहीं कीटोन नहीं होगा, इसमें भी एल्डिहाइड है बेटा, है ना। देखो यहाँ CH2H CHOH CHOH, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर भी दोनों के पास एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें भी क्या होगा, CHO ग्रुप है और इसमें भी CHO ग्रुप है। थोड़ा सा अंतर होगा इनमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस वाली पोजीशन देखो, यहाँ पर यदि इस वाले में देखें, इस वाले में और इस वाले में देखें, तो कुछ अंतर लग रहा है। पोजीशन का अंतर है, पोजीशन का अंतर क्या है, देखो क्या अंतर है। यहाँ पर यदि हम इसमें देखेंगे, ये तो है गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज में क्या है, ये जो चौथे नंबर का जो कार्बन है, ये OH यहाँ है और H यहाँ है। देखो ये कंपेरिजन करके देख लो, और कोई अंतर नहीं, देखो ये है ना। देखो यहाँ पर एक माल्टोज में क्या है, H ऊपर की तरफ है और ये OH नीचे की तरफ, बस केवल पोजीशन का अंतर है देखो। और यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ OH है और ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन में चेंज हो जाएगी, इस वाली पोजीशन में सेम है, ठीक है ना, इस वाली पोजीशन में भी सेम है, बाकी सेम है ना, बाकी दोनों में क्या है, सेम है। इस प्रकार से जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या, इन फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सोचो कि ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ये बहुत मुश्किल का काम है ना। जब कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा इनकी पोजीशन को ध्यान रखते हुए हम इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंपल इंटरमीडिएट के लिए इनकी जरूरत नहीं है बेटा, इतना है ना, इतना नहीं है। लेकिन कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए सपोज आपने कहा कि लैक्टोज माना सुक्रोज है, सुक्रोज से क्या क्या अंतर होगा सुक्रोज में, है ना। उसका जल अपघटन करने पर क्या होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा, है ना। माल्टोज है तो क्या होगा, है ना, और लैक्टोज है तो क्या होगा। तो इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें पॉलीसैकेराइड्स, ये आएगा आपके पास शॉर्ट नोट में, लिख लेगा डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड। मान लीजिए उसने लिखा ओलिगोसैकेराइड, तो आपको लिखना पड़ेगा ओलिगोसैकेराइड्स क्या हो सकते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स आपको लिखना पड़ेगा, ओलिगोसैकेराइड को पुनः विभाजित किया गया निम्न प्रकार, यानी कि इसमें 10 तक कार्बन आ सकते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, ये दो ही लिखना बेटा आप लोग, है ना, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जिन माने डाइसैकेराइड वो होते हैं जिनका जल अपघटन पर करने पर क्या होगा, मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना। ट्राइसैकेराइड क्या होते हैं कि जिनका जल अपघटन किया जाता है और इससे क्या होगा, 3 मोनोसैकेराइड के अणु हमें प्राप्त होंगे, तो उसे कहेंगे ट्राइसैकेराइड्स। और यह अभिक्रिया क्या होगी, अम्लीय माध्यम में, बस ये लिखना और उनके एग्जाम्पल लिखना है। जैसे डाइसैकेराइड्स के हमने एग्जाम्पल लिख लिया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, है ना, लैक्टोज हो गया। यहाँ लिख लोगे स्टार्च, स्टार्च हमारे पास क्या होगा, ट्राइसैकेराइड्स का उदाहरण होंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या होंगे, जो ट्राइसैकेराइड नहीं, स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड्स हो जाएंगे, है ना। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल लिख लेना, जो जिनमें 3 कार्बन, जिसमें क्या होगा, कितने कार्बन होंगे, 3 मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूलों को का निर्माण कर लेगा, तो ऐसे एग्जाम्पल लिख लेना। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है कि इस प्रकार के जो हमारे पास सैकेराइड्स होंगे, इनके जल अपघटन करने पर क्या होगा, मोनोसैकेराइड के बहुत सारे क्या होंगे, अणु प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। जल अपघटन कैसे होगा, जल अपघटन करवाएंगे हम किसमें, अम्लीय माध्यम, ठीक है ना। तो उनको हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स। देखो ये कहता है कि पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइड्स बंध द्वारा संयुक्त होती हैं, ठीक है ना। और ये
प्रकृति में पाए जाने वाला क्या होता है, वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये नेचुरल पाया जाता है ना। और मुख्यतः ये भोजन में संग्रहण एवं संरचना का निर्माण करती है। जैसे स्टार्च हो गया, तो स्टार्च क्या है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स है। स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स। और स्टार्च कहाँ कहाँ पर मिलता है हमें, कहाँ मिलता है बेटा, स्टार्च कहाँ मिलता है हमें? सर चावल में, आलू में और बिल्कुल में। बिल्कुल, ये देखो है ना, स्टार्च का हम परीक्षण भी करते हैं, आयोडीन आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके पता लगा देते हैं, है ना। देखो दाल हो गया, जड़ हो गया, कंद हो गया, कुछ सब्जियां हो गए, जिनमें स्टार्च क्या होता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है ना। और यह क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, अल्फा ग्लूकोज का क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है ना। उसके बाद दो घटक जैसे क्या होगा, एमिलोज, एमिलोपैक्टीन से मिल करके बनता है। देखो इस जो बनेगा कि इसमें दो घटक होंगे जो ग्लूकोज बनते हैं, एक हो गया एमिलोज हो गया और एक हो गया एमिलोपैक्टीन, इनसे मिल करके बना होता है, ठीक है ना। देखो बेटा ये क्या होता है, एमिलोज जल में घुलनशील होता है, जो एमिलोज होता है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना, आसानी से उसको घुल जाता है ना। देखो ये इसमें यदि देखेंगे तो 15 से 20% भाग इससे निर्मित होता है, जो स्टार्च होगा इसमें 15 से 20% भाग एमिलोज से बना होता है, ठीक है ना। और रासायनिक रूप से जो एमिलोज होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना। और देखो C1 से लेकर के जो आपस में क्या होता है, C1 से लेकर के C4 तक ग्लाइकोसाइड्स बंध द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है ना। एमिलोपैक्टीन दूसरा क्या है, एमिलोपैक्टीन एमिलोज है ना, ये कहता है देखो ये जो एमिलोपैक्टीन है ये जल में क्या होता है, अम्लीय होता है। देखो ये दोनों एक, देखो एमिलोज जल में घुलनशील हो गया और एमिलोपैक्टीन क्या हो गया, ये जल में अम्लीय है, घुला नहीं, घुलता नहीं, ये याद रखिएगा थोड़ा, क्योंकि डिफरेंस है ना इसमें, इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। यदि हम इन दोनों पॉइंट को देखते हैं तो देखो एमिलोज क्या है, जल में घुलनशील है ना, और एमिलोपैक्टीन क्या है, जल में अघुलनशील है, ये घुलेगा नहीं, है ना। इन दोनों में अंतर है। और जो हमारे पास बने होते हैं जैसे ये अल्फा ग्लूकोज है, ये दो बहुलक किससे बना होता है, एमिलोज और एमिलोपैक्टीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। नहीं तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटे इसमें। ये देखो हमारे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बहुलक है और ये किससे, किन घटकों से बना होता है, दो घटक होते हैं, एक होता है एमिलोज और दूसरा होता है एमिलोपैक्टीन। एमिलोज जो है जल में घुलनशील है और एमिलोपैक्टीन जो है जल में क्या है, अघुलनशील है। और देखो स्टार्च जो बना होता है बेटा, स्टार्च यदि हम स्टार्च को देखेंगे, ये जो बना हुआ है स्टार्च बना हुआ वो ग्लूकोज के बहुलक से बना हुआ है, अल्फा ग्लूकोज है ना, जो अल्फा ग्लूकोज है उससे मिलकर के क्या बनता है, स्टार्च बनता है ना। और ये कहता है कि जो एमिलोपैक्टीन, देखो जो स्टार्च है इसमें 80 से लेकर के 85% भाग क्या है, एमिलोपैक्टीन का है। जो स्टार्च है वो एमिलोपैक्टीन कितना उसमें 80 से लेकर के और 85% तक, स्टार्च की बात हो रही बेटे यहाँ, है ना, किसकी बात हो रही, स्टार्च की। तो ये 80 से 85% क्या है इसमें, एमिलोपैक्टीन है। और जो बाकी है कितना सा 15 से लेकर के और 20% तक है, वो क्या है, वो दूसरा है, उसको बोलते हैं एमिलोज, एमिलोज। इन दोनों से मिलकर के क्या बना हुआ, फिर स्टार्च बना हुआ, ठीक है ना, इन दोनों से मिलकर के। ये जल में अघुलनशील है कौन सा, अमीलोपैक्टीन, ये घुलेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो जाता है, अमीलोज जो है आसानी से घुल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या होगा, स्टार्च दो चीजों से बना होता है, एक अमीलोपैक्टीन्स और दूसरा क्या होगा, एमिलोज। और उनके फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन में है वो, ठीक है ना, देख लो ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये एमिलोज है और इनको अमीलोपैक्टीन। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं बेटा, देख लो एक बार, ठीक है ना, यदि आपको लगेगा ये एनसीईआरटी बुक में से ही ले रखा मैंने, है ना, एनसीईआरटी बुक में आप लोग इनको देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर हो जाएंगे, है ना। अब देखो उसके बाद है बेटा सेलुलोज। सेलुलोज भी क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये उदाहरण है। पहला वाला कौन सा था, स्टार्च था, दूसरा पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये हमारे पास सेलुलोज है, ठीक है ना। और ये देखो सेलुलोज कहाँ मिलता है, सेलुलोज आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है सेलुलोज, कहाँ मिलता है बेटा सेल्स में। सेलुलोज, कोशिकाओं में मिलता है ना, पेड़ पौधों में मिलता है,
ठीक है। इससे देखेंगे तो सेलुलोज जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जो बनी होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो उनकी जो वाल होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है। इसीलिए जो सेलुलोज क्या होता है बेटा, हार्ड होता है, कठोर होता है ना। क्या होता है? कठोर होता है। इसीलिए तो तभी हम उनको प्रेस नहीं कर सकते। हमारे उसमें सेलुलोज की कमी होती है, हमारी जो सेल होती है उनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है ना। तो ये देखो सेलुलोज क्या है, विशिष्ट रूप से क्या होता है, पौधों में मिलता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, वनस्पति जगत के प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता है ना। जो जानवर हैं, जितने भी पशु हैं, तो पशु क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं अपने शरीर में। हम लोग नहीं, कम करते हैं, इसलिए हम पका करके उसको खाते हैं। जैसे हरी सब्जी हम पका कर थोड़ा सा पका लिए तब, क्योंकि वो हार्ड होती है तो हम उसका डाइजेशन नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पका करके खाते हैं, है ना। तो सेलुलोज कोशिका की भित्ति में पाया जाता है ना। ये ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर ही है बेटा, सेलुलोज का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कैसा है, पॉलीसैकेराइड्स है। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो बेटा C4 के मध्य जो है ग्लाइकोसाइड्स बंद होते हैं, C4 के मध्य ग्लाइकोसाइड्स के बॉन्ड होते हैं। तो C4 समझ रहे होंगे, C4 कार्बन 4, ये सारे के सारे कार्बन 6 से बने हुए हैं। देखो बने ये ग्लूकोज की तरह है, देखो ये भी, ये देखो ये इसी टाइप से बने हुए, ठीक है ना। लेकिन ये चौथे कार्बन पर कैसे होता है, ग्लाइकोसाइड्स बंद होते हैं। देखो चौथा कार्बन कहाँ होगा, देखो कार्बन कहाँ पर है चौथा, यहां से शुरू मानेंगे तो ये देखो पहला पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, यहां से शुरू होगा जाएगा ये है ना। तो यदि हम देखेंगे पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। देखो, इस पर ये बॉन्ड बना है। फिर यहां से देखो ये वाले पोजीशन को देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो चौथे कार्बन पर ये बॉन्ड बन गया। फिर ये यहाँ पर देखो, ये पहली पोजीशन है, दूसरी पर, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन ये, इससे फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे कठिन नहीं है ये फॉर्मूला, यदि आप एक चीज को नोट कर लोगे यहाँ से, फिर उसके बाद हम चौथी पोजीशन को जोड़ते चले जाओगे तो सेम ऐसे ही बॉन्ड बनता चला जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये है बीटा बंद, ठीक है ना, इनके बीच क्या होगा, ग्लाइकोसाइड्स बंद बनते हैं। कैसे बनते हैं, ग्लाइकोसाइड्स बंद बनते हैं। तो बस ऐसे सेल लो जुड़ता चला जाएगा। और ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। इनको क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये है सेलुलोज। ये एग्जाम्पल किसका है, किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल किसका था, पॉलीसैकेराइड्स। बिल्कुल पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है ना। उसके बाद होता है बेटा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आप लोग जानते हैं, ग्लाइकोजन जानते हो, ये भी पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन होता क्या बेटा, किसी को मालूम है ग्लाइकोजन के बारे में? हमारे शरीर में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जैसे हम भोजन का पाचन करते हैं ना, तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज तो होता है तुरंत एनर्जी, है ना। तो ग्लूकोज क्या करता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इंसुलिन के प्रेजेंस में इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। किस में कर देती है, ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। और ग्लाइकोजन एक प्रकार का स्टोर एनर्जी है। जैसे हमारे पास ज्यादा आया तो हमने क्या किया, कुछ स्टोर कर दिया और कुछ हमारे शरीर ने यूज किया। तो जो स्टोर एनर्जी होती है, स्टोर किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना। तो ग्लाइकोजन एक प्रकार की स्टोर एनर्जी होगी। ये कहता है कि देखो प्राणी में जो है, जिस प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में रहेगा, ग्लाइकोजन के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं पता है, मालूम है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं, जिनमें कीटोज एंड एल्डोज समूह उपस्थित होते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर सारी चीजें आ गई बेटा, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, सुक्रोज आ गया, माल्टोज आ गया, लैक्टोज आ गया, सारे के सारे, है ना। ये सारे सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि प्राणी के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है।
किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में रहेगा। तो ग्लूकोज भी रह सकता है ना। देखो क्योंकि इसकी संरचना किसकी बनी हुई थी बेटा, एमिलोपैक्टिन की समान होती है। इसकी संरचना किसके समान होती है, एमिलोपैक्टिन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ठीक है ना, एक एमिलोज और एक एमिलोपैक्टिन, जो शरीर में क्या होता है, कितना परसेंट मिलता है, 85 टू, ठीक है ना, 80 टू 85 के बीच मिलता है ना। जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है ना, के समान होता है। देखो इससे प्राणियों में क्या होता है, स्टार्च भी कहा जाता है इसको, हम क्या कह सकते हैं, स्टार्च भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अमिलोपैक्टिन, देखो अमिलोपैक्टिन से अधिक शाखित होता है। जो अमिलोपैक्टिन है इससे ज्यादा शाखाएं बनाता है ना। यह क्या होता है, यकृत हो गया, मांसपेशियां हो गया, मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, ठीक है ना। और जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में तोड़ देता है। जो एंजाइम होता है, फिर जैसे माना हमारे ये स्टोर हो रखा है, यहाँ ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर हो रखा है, लेकिन जब हमें, जैसे सपोज हमने एक दिन व्रत किया, व्रत तो जानते हैं आप लोग, भोजन नहीं करते हैं, जैसे हम रोज खाना खा रहे हैं तो उस समय तो क्या होगा, ग्लूकोज बन रहा होगा, जो एक्सेस में अमाउंट में होगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा होगा। हमारी बॉडी ऐसे करती है। मान लीजिए हमने एक दिन खाना नहीं खाया, तो उस दिन ग्लूकोज बनेगा नहीं, तो ग्लूकोज बनेगा नहीं तो हमारे शरीर में तो ताकत कहाँ से रहेगी। तो ये क्या करता है, इसको तोड़ता है, यहाँ से ग्लाइकोजन को तोड़ करके, ये ग्लाइकोजन क्या होता है, फिर ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें टूटता है बेटा, ग्लूकोज में। तो यही कह रहा हो, देखो यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, ये ग्लाइकोजन किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है ना। और ये फिर क्या होता है, तोड़ देता है ग्लूकोज में, और हमें शरीर में एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है ना। देखो ग्लाइकोजन ईस्ट तथा कवक में भी मिलता है, जो ग्लाइकोजन होता है ईस्ट और कवक में भी मिलता है। तो ये है बेटा इसकी विशेषताएं, ग्लाइकोजन। और कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व आप लोग जानते हैं, क्या महत्व होगा इस कार्बोहाइड्रेट का। इसका महत्व जो होता है बेटा, ये मेन महत्व होता है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये क्या है, यौगिक है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। और जिससे हम भोजन में प्रयोग करते हैं, ये हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, ये हमें क्या करता है, हमारे भोजन का मुख्य भाग है, ठीक है ना। और ये हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, तात्कालिक ऊर्जा। जैसे माना सपोज आप देखा होगा, बच्चे रेस मारते हैं, उसके बाद उनको ग्लूकोज दिया जाता है, वो क्या है, तुरंत एनर्जी, तुरंत उनको ऊर्जा मिलेगी, उसके लिए पाचन वाचन की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, है ना। तो ग्लूकोज इसीलिए जो है ग्लूकोज को दिया जाता है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। इसलिए उसका उपयोग तुरंत किया जाता है। देखो वैद और शहद का उपयोग भी किया जाता है इसके लिए, है ना, शहद भी इसमें इसी के रूप में आता है ना। तो ये बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं बेटा इसके, ठीक है ना। इस प्रकार से मुख्यतः भोजन में हम इसका प्रयोग करते हैं, और तात्कालिक ऊर्जा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा ये कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा इसके बाद दूसरा नंबर आता है, किसका होगा बेटा दूसरा नंबर, दूसरा पार्ट किस चीज का है, दूसरा है प्रोटीन का, ठीक है ना। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन यदि आप लोग देखोगे तो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण दूसरा भाग है, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ चीजें हमने, देखो बेटा सिलेबस में था हमारे पास, देखो है ना, ये पॉलीसैकेराइड्स है, स्टार्च भी था, सेलुलोज भी था, ग्लाइकोजन भी था, है ना। इनके महत्व हमने देख लिए किस प्रकार से, है ना। सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये ओलिगोसैकेराइड्स में। देखो वर्गीकरण हमने तीन प्रकार है ना, मोनोसैकेराइड्स में हमने दो चीजें पढ़नी है, एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डी और एल विन्यास है। और ओलिगोसैकेराइड्स में हम पढ़ेंगे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है ना। ये हमारे पास आएगा सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा, ये डी और एल विन्यास है ना। चलो इसको फिर बता दूंगा मैं आपको, जैसे ये रहेगा, तो डी और एल विन्यास, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर फोकस नहीं किया आप लोगों के साथ कि डी और एल विन्यास बहुत सिंपल है बेटा, डी और एल विन्यास है ना। इसको बता दूंगा मैं आप लोगों को, डी विन्यास क्या हुआ और एल विन्यास क्या हुआ, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन है। अब प्रोटीन क्या होगा,
प्रोटीन में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए प्रोटीन के बारे में। एक तो अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का हम शुरुआत देखेंगे कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है ना। पेप्टाइड आवंध क्या हो गए, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, ठीक है ना। प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है, द्वितीयक संरचना है और तृतीयक संरचना इसकी जो है चतुष्क संरचना भी है, इसके बारे में जान लेंगे, है ना। इनके केवल गुणात्मक परिचय देना हमने। उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण है, प्रोटीन को कैसे विकृत किया जाता है। एंजाइम क्या है, एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एंजाइम, ठीक है ना। लिपिड, हार्मोन्स, इनका वर्गीकरण एवं कार्य, ठीक है ना। ये हम इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, प्रोटीन वाले, ठीक है ना। विटामिन उसके बाद है, विटामिन वाले तो हम केमिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ रहे हैं इनको, है ना। इनके फॉर्मूले क्या हैं, किस प्रकार से इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से क्या क्या चीजें देते हैं। तो ये प्रोटीन है। तो देखो बेटा प्रोटीन क्या है, ये जो हमारे पास प्रोटीन होता है, इस जीव जगत में जो पाए जाने वाले जैव अणु होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, जीव जगत में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जो है क्या होते हैं, जैव अणु होते हैं। यानी कि प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है ना। प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत माना जाता है, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलेगा, तो प्रोटीन आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो दालें होती हैं, है ना। यहाँ पर हो सकता है इन्होंने दूध लिखा हुआ, है ना। पनीर भी हो सकता है, दूध से भी सबसे ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन दालों में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन की दालों से मिलता है, ठीक है ना। प्रोटीन का जो स्रोत है वो दूध हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गई, मूंगफली से मिलेगा, मछली से मिलेगा, मांस से मिलेगा, है ना। इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये सारे क्या मिलते हैं हमें, प्रोटीन मिल जाते हैं इन चीजों से, ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, ये शरीर के प्रत्येक भाग में जो है उपस्थित होता है, प्रोटीन क्या होता है प्रत्येक भाग में, यानी कि क्या करता है। और ये देखो जीवन की मूलभूत संरचना है बेटा, संरचना का जो आधार माना जाता है और क्रियात्मक आधार माना जाता है। हमारी जो संरचना, शरीर की जो संरचना बनी है वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि शरीर का निर्माण हो रहा होता है ना। और क्रियात्मक आधार भी है, क्रियात्मक मीन्स जो हमारे कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं उसी से बढ़ेगी, प्रोटीन से, ठीक है। इसलिए दो चीजें ध्यान रखना इसमें, एक तो हमारे पास क्या होगा, संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार है, ठीक है ना। देखो शरीर की वृद्धि हो गई, उसके अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक होता है। अनुरक्षण का मतलब सपोज हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है, टूट फूट का मतलब कहीं चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद उस चोट को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। प्रोटीन ही हमारे शरीर के क्या करता है, अनुरक्षण का कार्य भी करता है, ठीक है ना। प्रोटीन शब्द कहाँ से आया होगा, तो प्रोटीन शब्द आया था बेटा, ये पहला शब्द है प्रोटियस, प्रोटियस से आया है। कहां से आया, प्रोटियस, ठीक है ना। और एक ऐसा शब्द है ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ होता है प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण, ठीक है ना। सभी जो प्रोटीन होते हैं अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, एक एक पॉइंट हमें नोट कर रखने हैं। देखो कुछ चीजें हमें, जैसे देखो इनके स्रोत कहां से प्राप्त होंगे, प्रोटीन हमें कहां से मिलेगा, ठीक है ना, स्रोत हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। हमारी किस काम का है, ये क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में, कार्य क्या है इसका हमारे शरीर के लिए, है ना। तो ये क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार है ना। एक तो आधार ही है, दूसरा क्या है, ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है और अनुरक्षण का काम करता है, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा, ये क्या है ना, क्या है, तो ये है बेटा प्रोटीन जो है अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। जितने भी प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक, अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक, ठीक है ना। एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, प्रोटीन क्या है, तो हम कह सकते हैं अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक, पॉलीमर्स। बहुलक तो जानते हैं आप लोग, एकलक बहुलक। बहुलक क्या होता है, जब कोई चीज एक से अधिक बार जुड़ती चली जाती, समान चीजें, जैसे माना मैंने कहा
ये कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन इससे जुड़ जाए, इस प्रकार से जुड़ता चला जाए, तो ये कार्बन के फॉर्म में नहीं लिखना आप लोगों ने, है ना। बहुलक माने ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है C6H12 वो 6 है ना। ये मान लीजिए फिर दोबारा C6H12 ये जुड़ते चले गए, तो ये बहुलक हो जाता है, एक लक से बहुलक। जैसे अब बहुलक एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, है ना, जो सटीक एग्जाम्पल है इसका, वो किस प्रकार से बहुलक, जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिए, ये बेटा एक लक है ना। अब इसका बहुलक बनाते हैं, तो ये CH2, इसने बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, और ये CH2, फिर क्या हुआ, दूसरा CH2 जुड़ता चला जाएगा, और ये खत्म ना खत्म होने वाला हो गया, देखो CH2 फिर जोड़ते चले जाएंगे, तीसरा वाला CH2 जोड़ते चला जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे न लिख करके कैसे लिख लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, और यहाँ पर ये लाइन आगे कर देते हैं, ये लाइन भी आगे कर देते हैं, इसको क्रॉस को ऐसे में कर देते हैं, और होल N कर देते हैं, माने ये इधर की तरफ भी बढ़ता चला जा रहा है, इधर की तरफ भी बढ़ता चला जा रहा है। ये एक लक है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, देखो यहीं पर जुड़ा हुआ, लेकिन ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे CH2 से H2 इधर भी जुड़ता चला जाएगा, CH2 फिर आगे बढ़ेगा CH2, है ना। तो ये हो गया बेटा बहुलक, है ना। पॉलीथीन जो बनता है इससे तो बनता है, ये एथिलीन है, एथिलीन से ही तो पॉलीथीन बनता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से बहुलक के रूप में कहलाए, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होंगे, किसके बहुलक होंगे, प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होंगे, अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सामान्य परिचय था प्रोटीन का, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही रखते हैं इसको, बाकी कल